हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड अबाउट द इक्विपोटेंशियल सरफेस। आज अपन डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज अपन डिस्कस करते हैं अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन ने लास्ट क्लास में बोला था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन प्रोड्यूस करा मेरे को पता नहीं है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या शो करूंगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। अब अपन क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोई सरफेस प्लेस कर देते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर अपन ने कोई सरफेस प्लेस कर दिया। जैसे ये सरफेस प्लेस करेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस को क्रॉस करके पास हो जाएगी। तो इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से पास होगी, उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस और इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड with this surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through the surface placed in electric field is called electric flux passing through that surface। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through the surface is known as electric flux passing through that surface। तो नो डाउट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप डिफरेंट सरफेस प्लेस करेंगे तो उस डिफरेंट सरफेस से पासिंग फ्लक्स डिफरेंट होगा। अगर आपने स्मॉल सरफेस प्लेस किया है तो उससे पासिंग फ्लक्स कम होगा। अगर आपने बिग सरफेस प्लेस किया है तो उससे पासिंग फ्लक्स ज्यादा होगा। मींस इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डिफरेंट सरफेस प्लेस करेंगे तो उनसे पासिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डिफरेंट होगा। तो उनसे जो लिंक्ड या उससे जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। अब एक बात है कि किसी भी सरफेस से जो पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो सरफेस के तो एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ साथ उसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। मतलब देखना, लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और अब की बार ऐसा करता हूं, आपके सामने में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलता हूं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रही है, ये सरफेस है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है। अगर सरफेस बड़ा होता तो इससे पासिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होती, तो इससे पासिंग फ्लक्स डिफरेंट होता। तो नो डाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस डिपेंड्स अपॉन द एरिया। तो ये तो सिंपल सी बात है कि एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन यह सरफेस के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। इट्स मींस अगर मैं इस सरफेस को डिफरेंट टाइप से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करूं तो इसी सरफेस से पासिंग फ्लक्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। कैसे होगा आप यूं समझिए, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है। मैंने ये सरफेस प्लेस किया ऐसे, तो पता लगा ये सारी लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है। देखना ये इससे पास हो रही है, लेकिन अगर मैं सरफेस को थोड़ा सा ऐसे कर देता तो अब ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास नहीं हो रही। अभी ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है, लेकिन सरफेस को जैसे मैं यूं कर दूंगा अब ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास नहीं होगी। बोले तो इस सरफेस को जैसे मैं रोटेट करता जाऊंगा, अभी यूं समझिए ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है,
तो ये सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास हो रही है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे ऊपर से निकल गई, पास नहीं हो रही। सिमिलरली ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से पास हो रही थी, लेकिन जैसे मैंने इसको रोटेट किया ये भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही। अभी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, अभी ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है, लेकिन जिसको जैसे ही वो रोटेट करूंगा अब ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इससे पास नहीं होगी। तो जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जा रहा हूं इस तरह से, तो इससे पासिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस के एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन इसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा कि सरफेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कैसे प्लेस किया है। तो लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई सरफेस प्लेस किया। अब आपको बोला गया कि इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताओ। फ्लक्स बताने का मतलब आपको क्या बतानी है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो मेरे से बोला गया कि ये सरफेस प्लेस किया, इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताओ। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरी सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दूंगा। ये एरिया एलिमेंट इतने स्मॉल होंगे कि इस एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहनी चाहिए, सेम। क्योंकि हो सकता है इस सरफेस के तो अलग अलग जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो। तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस से अगर मेरे को पासिंग फ्लक्स देखना है, पासिंग फ्लक्स देखने का मतलब कितनी लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस से पास हो रही है। तो हो सकता है इस सरफेस के डिफरेंट पोर्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग अलग हो। जहां इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास में हो, पास होगी, डेंसर होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी। जहां रेयर होगी, दूर होगी, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर आपको किसी सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है तो अपन क्या करेंगे, उस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लेंगे कि इस स्मॉल एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इस स्मॉल एरिया से कितना, इस स्मॉल एरिया से कितना। तो हर स्मॉल एरिया से पासिंग फ्लक्स देख लेंगे। फिर टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो सब स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स को ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अगर मेरे को इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है तो मैं इस सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखता जाऊंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। तो अब मेरा टारगेट आया, अगर मेरे को इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है तो मैं सबसे पहले स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखूंगा। ये एरिया एलिमेंट इतने छोटे हैं, ये तो मैंने आपको इसलिए बड़े बना रखे ताकि आपको दिख जाए। एक्चुअल में ये एरिया एलिमेंट इससे भी बहुत ज्यादा छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि इस पूरे एरिया के अंदर हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो ऐसा करते हैं, ये एक स्मॉल एरिया एलिमेंट अपन ने ले लिया, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया। इस स्मॉल एरिया एलिमेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है, E वेक्टर, और इस स्मॉल एरिया एलिमेंट का जो एरिया वेक्टर है वो कितना है, dA वेक्टर। जनरली एरिया अपन स्केलर क्वांटिटी लेते हैं, लेकिन यहां अपन सरफेस के एरिया को क्या लेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी हम किसी सरफेस का एरिया वेक्टर लेंगे तो ध्यान रखिएगा जो एरिया वेक्टर जो होगा वो हमेशा उस सरफेस के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया जो वेक्टर होगा हमेशा इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है, लेकिन अगर मेरे को इसका एरिया लेना है, एरिया वेक्टर लेना है, तो इसका एरिया वेक्टर इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो किस डायरेक्शन में होगा, इधर होगा। ठीक, इस सरफेस का एरिया वेक्टर लेना है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस।
इसका लेना है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, इसका लेना है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस, इस तरह की सरफेस है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो ध्यान रखिएगा जो एरिया वेक्टर होगा हमेशा सरफेस के प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो बात करते हैं भैया इस स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय फाई। ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है इसलिए मैंने क्या बोला, डी फाई। तो वापस आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट is equal to the dot product of electric field intensity at that small area element and the area vector of this small area element। इसका मतलब किसी भी स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उस एरिया वेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और जो वो स्मॉल एरिया एलिमेंट है उसका जो एरिया वेक्टर है उसके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट एरिया एलिमेंट एंड द एरिया वेक्टर ऑफ दैट एरिया एलिमेंट। तो डी फाई इक्वल टू कितना हो गया, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो डी फाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर multiply by cosine of angle between them। Here theta is angle between E vector and D vector। तो भैया लोगों ये तो केवल एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स है। मैं इसी तरह से और स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाऊंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखता जाऊंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। और ये इंटीग्रेशन क्या हो रहा है, एक सरफेस पे हो रहा है, ये इंटीग्रेशन एक सरफेस पे हो रहा है। अपन ने ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, ये लिया, हर स्मॉल एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लिया। तो इस पूरी सरफेस से पासिंग फ्लक्स क्या होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन कहां पर होगा, इस सरफेस पर होगा। तो एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करने का मतलब यहां जो स्मॉल एलिमेंट आ रहा है ये एरिया वेक्टर आ रहा है, और एरिया वेक्टर आ रहा है तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो किसी भी सरफेस से पासिंग फ्लक्स अगर आपको देखना है, आप उस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर लीजिए, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। फिर पूरी सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए ईच एरिया एलिमेंट से जो पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट किया था उन सबको ऐड कर देंगे। और ऐड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। यहाँ इंटीग्रेशन एडिशन सरफेस पर रहा है इसलिए अपन ने एस से रिप्रेजेंट किया और इसको क्या बोला, सरफेस इंटीग्रल। तो ये एस सरफेस को बता रहा है, तो ये स्मॉल एरिया आएगा जिसका यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। अब अगर आपका सरफेस क्लोज्ड, इफ सरफेस इज क्लोज्ड, अब मेन बात आती है क्लोज सरफेस क्या होगा। तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस क्या होगा, मेरे को आप फटाफट बताइए। ये जो बोर्ड है ये क्लोज सरफेस है कि ओपन सरफेस, ये बोर्ड क्या है, ओपन सरफेस। जैसे ये मेरा जो हैंड है, ये सरफेस खुली हुई है कि बंद है, क्या है, खुली हुई, बोले तो ओपन सरफेस है। लेकिन जब मैं इस सरफेस को बंद कर लूंगा, तो इस बंद सरफेस के अंदर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। इसका मतलब क्लोज सरफेस के अंदर
सरफेस को जैसे ही क्लोज कर लेंगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब। तो देखना, अगर मैं इस बोर्ड की दोनों साइड्स को मैं पावर लगा के मिला दूं, ये बोर्ड अभी इस तरह का है, ये बोर्ड इस तरह का है। अभी मैं इन दोनों को मिला के, इन दोनों को मोड़ के इस तरह कर दूं जैसे ये है, ये अभी बोर्ड इस तरह का है। अगर मैं इन दोनों को साइड्स को मोड़ के ऐसे कर दूंगा तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लोज सरफेस के अंदर क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मैं क्लोज सरफेस पे इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूं क्योंकि जब अपन कभी एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे वहां पर आएगा क्लोज्ड पाथ, वहां क्या आएगा, क्लोज्ड पाथ। तो आप पाथ का और सरफेस का डिफरेंस समझ लें। पाथ बोले तो रास्ता है, और रास्ते की क्या होती है, केवल लेंथ होती है, बोले तो यूनिट मीटर। और रास्ते को अगर आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो लाइन एलिमेंट आएंगे डीएल, जिनका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। लेकिन जब सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस का क्या होता है, एरिया होता है मीटर स्क्वायर। और जब आप इस सरफेस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे तो स्मॉल एरिया एलिमेंट आएंगे मीटर स्क्वायर। तो गौर फरमाइएगा, जब कोई रास्ता, ये रास्ता है, जब ये रास्ता बंद हो जाता है तो उसके अंदर क्या आता है, एरिया। रास्ता जब बंद हो जाएगा उसके अंदर एरिया आएगा, बोले तो जब लेंथ क्लोज हो जाएगी तो उसके अंदर क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, बोले तो एरिया। और जब सरफेस क्लोज हो जाएगी तो उसके अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब, बोले तो जब सरफेस क्लोज्ड होगी तो वॉल्यूम आएगा, और जब पाथ क्लोज होगा तो उसके अंदर क्या आएगा, एरिया आएगा। तो मैं यहां से आपको क्लियर कर रहा हूं क्योंकि यहां अपन एक लॉ स्टडी करने वाले हैं, गॉस लॉ, और अपन फिर थोड़े दिन बाद एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। तो गॉस लॉ में डेफिनेशन में क्लोज सरफेस आती है, और एम्पियर लॉज में क्या आती है, क्लोज पाथ आता है। तो बच्चे क्या करते हैं, एम्पियर्स लॉ में क्लोज सरफेस कर देते हैं, गॉस लॉ में क्लोज पाथ कर देते हैं। तो अभी से सरफेस का और पाथ का डिफरेंस समझ लेना। सरफेस का मतलब लेंथ, रास्ता जिसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, और जब रास्ता क्लोज हो जाएगा तो उसके अंदर एरिया आएगा। सरफेस मीटर स्क्वायर है, और जब वो क्लोज हो जाएगा तो उसके अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम। ठीक है, तो इफ सरफेस इज क्लोज, तो भैया एक बात है, क्या बात है कि ये सरफेस है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। मेरे से बोला गया इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताओ, तो मैं क्या करूंगा, इस सरफेस पे स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। अब अगर मैंने ये सरफेस क्लोज कर दिया और मेरे से बोला गया फिर इससे पासिंग फ्लक्स बताओ, तो मैं तो काम यही करूंगा, इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लूंगा, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लूंगा, फिर सबको ऐड कर दूंगा। कहने का मतलब सरफेस ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, काम तो वही करना है। ये सरफेस थी, इससे पासिंग फ्लक्स देखना है, स्मॉल, ये सरफेस थी, इससे पासिंग फ्लक्स देखना है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लिया, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लिया, तो टोटल इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स आ गया। अगर ये सरफेस क्लोज हो जाती और मेरे से बोला जाता इससे पासिंग फ्लक्स बताओ, तो काम तो अभी भी वही करता, इसमें स्मॉल एरिया एलिमेंट लेता जाता, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देखता जाता, फिर सबको ऐड कर देता। कहने का मतलब सरफेस चाहे क्लोज्ड हो चाहे ओपन हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास फाइंड आउट करना है तो अपन को तो काम तो वही करना है, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाना है, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर से, फिर उन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रेशन। लेकिन अंधे को भी दिख जाए कि ये सरफेस क्लोज्ड है, इसलिए यहां क्या लगा देते हैं, सर्कल लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, क्लोज सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। मैं फिर गौर फरमाऊं, सरफेस चाहे ओपन हो चाहे क्लोज्ड हो, अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस बताना है तो काम वही करना है, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते जाना है, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करते जाना है, और फिर सबको ऐड कर देना है।
तो बात आती है कि सर फिर आप इतनी देर से गीत क्यों गा रहे हैं, ओपन क्लोज। तो मैं इसलिए गीत गा रहा हूं कि अपन थोड़ी देर बाद क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड देखेंगे, जो कि क्या होगा, गाउस लॉ, जो कि क्या होने वाला है, गाउस लॉ। तो थोड़ी देर बाद मैं क्या करूंगा, क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने के मेरे पास दो मेथड आ जाएंगे। एक तो ये वाला मेथड है जिसको बोला जाएगा बाय द डेफिनेशन, और एक और मेथड आ जाएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, गाउस लॉ। तो गाउस लॉ केवल क्या होगा, गाउस लॉ क्या देगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्या देगा, क्लोज सरफेस। अगर सरफेस ओपन है, ओपन सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो गाउस लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर तो आपको केवल एक ही मेथड रहेगा कि ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर का इंटीग्रेशन करो। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, वैसे तो इस मेथड से बोले तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो अगर सरफेस चाहे ओपन सरफेस हो चाहे क्लोज सरफेस हो, अगर आपको ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर से फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस दोनों के लिए मेथड सेम है। लेकिन आगे जाकर हम लोग क्लोज सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने का एक और मेथड देखेंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, गाउस लॉ। क्लोज सरफेस क्या होगी, जो सरफेस अपने अंदर वॉल्यूम कंटेन करेगी, बोले तो जिसके अंदर अपन कुछ भर सकते हैं वो क्लोज सरफेस होगी। और क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने के दो मेथड अपने पास रहेंगे, एक रहेगा डेफिनेशन और एक रहेगा गाउस लॉ। तो चलिए वापस यहां जाते हैं, गाउस लॉ भी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्लोज सरफेस का मतलब क्या होगा, कंटेन्स वॉल्यूम, जिसके अंदर वॉल्यूम होगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बात करते हैं स्पेशल केसेस की। जैसा मैंने आपको बोला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, सरफेस के एरिया पर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, उसके ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट केस देखते हैं, इफ plane of surface is perpendicular to the electric field, कि जो plane of surface है is perpendicular to the electric field। तो आप मेरे को फटाफट बताएंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो मैं सरफेस को कैसे प्लेस करूं ताकि प्लेन ऑफ सरफेस बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं सरफेस को फर्स्ट वाली पोजीशन पे रखूं कि सेकंड वाली पोजीशन पर रखूं ताकि प्लेन ऑफ सरफेस बिकम्स परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट कि सेकंड। तो कौन सी रखनी पड़ेगी, फर्स्ट, कि जब फर्स्ट रखूंगा तो इसका जो प्लेन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। जैसे मैंने बोला इफ द प्लेन ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, अपने दिमाग में आएगा परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा, 90, नहीं, थीटा 90 नहीं होगा, क्योंकि थीटा इज एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी वेक्टर। थीटा प्लेन और ई के बीच का एंगल नहीं है, थीटा है एंगल बिटवीन एरिया एंड ई वेक्टर, और जो एरिया होगा वो प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो गौर फरमाना, जब मैं प्लेन को ऐसे रखूंगा तो प्लेन और ई परपेंडिकुलर हो गए, लेकिन इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो एरिया इधर चला गया, अरे ई भी इधर है, तो ई और ए दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम।
तो ये सरफेस मैंने ऐसे रख दिया, तो E और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम, तो एंगल बिटवीन E एंड D कितना हो जाएगा 0, cos थीटा cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, जो कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और जब इसकी ये मैक्सिमम वैल्यू है तो पासिंग फ्लक्स भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, पासिंग फ्लक्स भी क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। अब इफ सेकंड केस if plane of surface is parallel to electric field, parallel to electric field, तो भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सरफेस को मैं ऐसे रखूं कि ऐसे रखूं ताकि सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, तो ऐसे रखना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस पैरेलल हो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस तो पैरेलल हो गए, लेकिन थीटा 0 नहीं होगा, थीटा क्या होगा 90। क्यों? क्योंकि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के क्या होगा परपेंडिकुलर, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो थीटा कितना हो जाएगा 90। ये एरिया वेक्टर, ये ई वेक्टर, थीटा कितना हो गया 90, cos थीटा cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0, तो पासिंग फ्लक्स भी कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जब सरफेस को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा है तो पासिंग फ्लक्स कितना होगा 0, और जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ऐसे, तो इससे पासिंग फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम। इसका मतलब जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा इससे पासिंग फ्लक्स क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, और जब ये सरफेस के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, जब सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगी तो इससे पासिंग फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप यूं समझिए, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये सरफेस है, इससे पासिंग फ्लक्स देखेंगे तो जो प्लेन ऑफ सरफेस है इस परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे पासिंग फ्लक्स क्या होगा मैक्सिमम, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होगा और ई वेक्टर होगा वो डायरेक्शन में क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको रोटेट करता जाऊंगा और जब वो इस पोजीशन पर आ गई सरफेस, तो पता लगा सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगी, तो अब एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही, क्योंकि जब सरफेस ऐसे होगी तो आप देखेंगे कि ये लाइंस क्या हो रही है सरफेस के ऊपर से जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करके नहीं जा रही है। जब ये ऐसे हो गया तो एक भी लाइंस इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है, तो इससे पासिंग फ्लक्स क्या होगा 0। ये सरफेस और ये सरफेस एक ही है, ओरिएंटेशन दोनों का एक ही है, तो आप खुद देख लो जब ये यहाँ थी ना तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करके जा रही थी, और जब ये मैंने यूं कर दिया तो एक भी लाइंस ऑफ फोर्स इसको क्रॉस करके नहीं जा रही है, तो इससे पासिंग फ्लक्स कितना होगा 0। कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये यहां से तो जा रही है, तो भैया ये सरफेस अलग है, ये सरफेस अलग है, इसका एरिया भी अलग है, इसका एरिया अलग है, साथ साथ ओरिएंटेशन भी अलग है, या यूं बोलूं इसका एरिया वेक्टर ऊपर है और इसका एरिया वेक्टर इधर है। जब मैं सरफेस की बात कर रहा हूं तो ये वाली सरफेस तो इसकी क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो गई, तो इससे तो फ्लक्स पास होगा, भेद के इंटरसेक्ट करके इधर से निकल जाएगी, लेकिन इससे पासिंग फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इस केस के अंदर इससे कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं होगी, और जब ये यहां पर आता तो ये लाइंस ऑफ फोर्स इसको इंटरसेक्ट करके क्रॉस हो जाती। तो जब प्लेन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा तो इससे पासिंग फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और जब प्लेन ऑफ सरफेस बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पासिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसको भेद करके क्रॉस करके नहीं जा रही है, बस इसके ऊपर से चली जा रही है। ठीक है, अब अगर अपन
एक और बात बोले, इफ प्लेन ऑफ सरफेस makes an angle 30 degree with electric field, then what will be the value of theta? तो आपको बोला गया प्लेन ऑफ सरफेस मैक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ई वेक्टर। तो बहुत से बच्चे सोचेंगे कि यार थीटा कितना होगा, 30 होगा। नहीं, थीटा ई और प्लेन के बीच का एंगल नहीं है, ई है, सॉरी थीटा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो लेट अस सपोज ये प्लेन ऑफ सरफेस है, ये प्लेन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सरफेस इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट प्लेन ऑफ सरफेस मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद ई वेक्टर। तो मैंने सरफेस कुछ ऐसे रखा है कि सरफेस का जो प्लेन है इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल फॉर्म करा है, 30। लेकिन थीटा 30 नहीं होगा, थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड ई वेक्टर। और एरिया जो वेक्टर होगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सरफेस। तो जो थीटा होगा वो कितना होगा, 90 माइनस 30 बोले तो 60। तो अगर मैं बोलता हूं कि आपने सरफेस कुछ ऐसे तरह से प्लेस किया है कि प्लेन ऑफ सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म करता है, 5 एंगल फॉर्म करता है। तो थीटा कितना होगा भैया, 90 माइनस 5। कितना होगा, 90 माइनस 5। तो ध्यान रखना जब भी इस पर बहस न्यूमेरिकल आए तो थोड़ा सा चेक आउट कर लेना कि थीटा क्या वाला है, एंगल बिटवीन ई वेक्टर और एरिया वेक्टर गिवन है कि गिवन जो एंगल है वो एरिया और प्लेन के बीच का एंगल है। तो अगर एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर है तो डायरेक्ट वो थीटा आ जाएगा, और एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड प्लेन है तो थीटा कितना आएगा, 90 माइनस 5 आएगा। क्लियर? यूनिट की बात कर लेते हैं यहां पर। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भैया phi इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर है। यूनिट ऑफ ई जो कि क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। इसका एक और यूनिट है, अपन लोगों ने रिलेशन देखा था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। dV इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो इस ई का एक और यूनिट है वोल्ट अपॉन मीटर। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया वोल्ट इनटू मीटर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दो यूनिट हो गए भैया, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, और यू कैन से वोल्ट इनटू मीटर। डायमेंशन फॉर्मूले की बात करें तो न्यूटन का बोले तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m1l1 t-2, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला a1 t1, एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला l2। तो भैया लोगों ये क्या हो जाएगा, m1 l3 t-3 a-1। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब अपन बात करते हैं अबाउट गाउस लॉ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। अब अपन बात करते हैं अबाउट गाउस लॉ। तो गाउस साहब क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ electric flux passing through any closed surface. According to Gauss law, electric flux passing through any closed surface is equal to the total charge, is equal to the total charge
is equal to the total charge enclosed by the closed surface upon permittivity of medium. मीन्स अगर मैं इसको थोड़ा लैंग्वेज के हिसाब से बात करूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस is equal to the ratio of total charge enclosed by the closed surface to the permittivity of medium. मैं फिर रिपीट करूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, तो किसी भी क्लोज सरफेस से पासिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। मींस आपको जिस क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है उस क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज देख लो, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। बोले तो उस क्लोज सरफेस ने कितना चार्ज अपने अंदर एनक्लोज किया है, बाहर कितना चार्ज उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface is equal to the total charge enclosed by the closed surface upon permittivity of medium। अगर मीडियम एयर और वैक्यूम है तो एप्सिलॉन नोट आएगा, बोले तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। तो गौर फरमाना, गाउस लॉ क्या देने वाला है, गाउस लॉ क्या देने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के दो मेथड हो गए। क्लोज सरफेस से अगर मैं इसको क्लोज लिख दूं, क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने के दो मेथड हो गए। एक तो हो गया गाउस लॉ और एक हो गया डेफिनेशन, कि अगर आपको किसी भी सरफेस से पासिंग फ्लक्स बताना है, उस सरफेस को स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दीजिए, ईच एरिया एलिमेंट से पासिंग फ्लक्स देख लीजिए, फिर सबको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो किसी भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं, एक तो डेफिनेशन और एक गाउस लॉ। तो अगर आप थोड़ा गौर फरमाएं तो अगर मेरे को किसी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना हो तो मैं ये वाला मेथड यूज करना चाहूंगा कि ये वाला मेथड। नोट डॉट, इसको देखते हैं क्यों हो जाते हैं, डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर्स, इंटीग्रेशन मरे। तो जब भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स आता है न्यूमेरिकल, तो 99.99% चांसेस होंगे वो न्यूमेरिकल किससे सोल्व होगा, गाउस लॉ से। कभी कभी इससे भी सोल्व करना पड़ जाता है क्योंकि वहां टोटल चार्ज देता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखता है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जब भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा तो वो कहां से सोल्व होगा, फ्रॉम द गाउस लॉ। और गाउस लॉ बहुत गजब की चीज है कि जिस भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है, आपको क्या देखना है, उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है अपॉन परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। बस उसके अंदर का चार्ज देख लो, बाहर कितना चार्ज है उससे कोई मतलब नहीं। तो ये काम बहुत सीधा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में जब भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना होगा, अपन हमेशा क्या यूज करेंगे, गाउस लॉ। अब एक और बात होगी कि एग्जाम में ये नहीं आएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस, एग्जाम में ऐसे नहीं आएगा। वो बोलेगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्फीयर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूबॉइड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंडर। तो भैया लोगों वहां पर वो क्लोज सरफेस के नाम बोलेगा, आपके दिमाग में फटाफट आना चाहिए, अरे स्फीयर, तो स्फीयर तो क्या होगा, क्लोज सरफेस है, उसके अंदर वॉल्यूम है। तो अगर आपको उस स्फीयर से पासिंग फ्लक्स देखना है, उस स्फीयर से पासिंग फ्लक्स देखना है, तो देखो उसके अंदर टोटल कितना चार्ज है अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, कर दो, खेल खत्म। तो गाउस साहब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ total charge enclosed by the closed surface
to the permittivity of medium. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं, जब भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलोगे तो 99% न्यूमेरिकल गलत होने के चांसेस होंगे। तो जब भी क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखो तो बोलो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। बोले तो सिग्मा क्यू क्या होना चाहिए, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब जिससे पासिंग फ्लक्स देखना है चार्ज भी उसके अंदर का ही देखो। तो लेट अस सपोज ये कोई क्लोज सरफेस है, बोर्ड पे तो आपको क्लोज पाथ दिखेगा, आप यूं मान लीजिए ये कोई क्लोज सरफेस है, यहां चार्ज है Q1, यहां माइनस Q2, यहां Q3, यहां Q4, यहां Q5 और यहां Q6। तो अगर मेरे को इस सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है तो मेरे को क्या देखना पड़ेगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस क्लोज सरफेस। तो सिग्मा क्यू क्या होगा, Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5 प्लस Q6। सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि Q4 और Q5 सरफेस के बाहर है, तो ये सरफेस के अंदर नहीं है। तो सरफेस के अंदर केवल ये चार्ज है, तो सिग्मा क्यू इन चारों का क्या होगा, सम होगा। तो जिस भी सरफेस से पासिंग फ्लक्स देखना है आप चार्ज उसके अंदर का देखें, बाहर कितना चार्ज है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। और ये एप्सिलॉन नोट क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस फाइंड आउट करने का एक और मेथड है डेफिनेशन। तो ये दो मेथड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस फाइंड आउट करने की। जब एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है क्लोज सरफेस से पासिंग फ्लक्स फाइंड आउट करने का, 99.99% केस में इस पर बेस्ड आता है। इस पर बेस्ड कम आता है क्योंकि ये थोड़ा भारी पड़ता है, बेहोश हो जाते हैं अच्छे वेक्टर देखना है, डॉट प्रोडक्ट देखना, फिर इंटीग्रेशन देखना, अरे मर गए। इसलिए वो बेचारे एग्जामिनर को भी पता होता है यहाँ मर जाते हैं, यहाँ जी जाते हैं, इसलिए वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देता है। ठीक है, अब मेरे थोड़े से कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन आप थोड़ा सा सोल्व आउट करेंगे, आप मेरे को बताएंगे। ये स्फीयर है whose radius is 5 सेंटीमीटर, ये एक और स्फीयर है whose radius is 10 सेंटीमीटर। यहाँ 1 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है, यहाँ 5 माइक्रोकूलम है, यहाँ -3 माइक्रोकूलम चार्ज प्लेस्ड है। तो मेरे को फटाफट बताओ कौन से स्फीयर से पासिंग फ्लक्स ज्यादा होगा, S1 से ज्यादा होगा कि S2 से ज्यादा होगा। 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले स्फीयर से ज्यादा फ्लक्स पास होगा कि 10 सेंटीमीटर से ज्यादा फ्लक्स पास होगा, फटाफट बताइए किससे ज्यादा होगा। अरे भैया दोनों से सेम होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर मैं इस S1 से पासिंग फ्लक्स देखूं तो इस S1 से पासिंग फ्लक्स क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। तो 1 + 5 - 3 माइक्रोकूलम है तो माइक्रो बाहर ले लिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस S2 से पासिंग फ्लक्स देखो तो क्या बोलूंगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यहां तो कोई चार्ज नहीं है, चार्ज यही है, तो इससे पासिंग फ्लक्स भी क्या होगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब पता है क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द closed surface does not depend upon the size of surface। सरफेस कितनी ही बड़ी हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वह केवल किस पर डिपेंड करेगा, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस।
ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 10 हो, ये 50 सेंटीमीटर हो, अगर उसके अंदर भी टोटल चार्ज एनक्लोज सेम है तो सबसे पासिंग फ्लक्स सेम होगा। अब मेरे को एक और चीज बता दो, अगर मैं यहाँ सिलेंडर ले लेता तो बताओ सिलेंडर से फ्लक्स ज्यादा पास होता है कि स्फीयर से? अरे सेम होता है, क्योंकि जब इस सिलेंडर से पासिंग फ्लक्स देखता तो मैं क्या बोलता, टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। तो इस सिलेंडर के अंदर भी टोटल चार्ज कितना ही आता, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ क्लोज सरफेस, it depends only on total charge enclosed by the closed surface। ठीक है, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा लो, अगर टोटल चार्ज enclosed by the closed surface सेम है तो सबसे पासिंग फ्लक्स भी सेम होगा। अब मेरे को फिर एक और कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन फिर आप सोल्व करेंगे। ये एक स्फीयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, ये एक और स्फीयर है और गजब की बात क्या है, इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। या 1 माइक्रोकूलम चार्ज या 5 माइक्रोकूलम चार्ज, या इनके बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर, या 1 माइक्रोकूलम चार्ज या 5 माइक्रोकूलम चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। बताओ कौन से सरफेस से पासिंग फ्लक्स सेम होगा? अरे भैया दोनों से पासिंग फ्लक्स सेम होगा, क्योंकि इसके अंदर भी चार्ज 6, इसके अंदर भी चार्ज 6। इसका मतलब यहाँ चार्ज दूर दूर है, यहाँ चार्ज पास पास है, इससे फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करेगा, चार्ज पास पास में हो चार्ज दूर दूर हो, उससे कोई लेना देना नहीं। आप खुद ही देख लो, आप खुद ही देख लो, गाउस साहब बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इस डेफिनेशन में कहीं शेप साइज आया? नहीं आया, केवल क्या है टोटल चार्ज, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आया? नहीं आया। तो ना तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पर भी डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन पता लगा क्लोज सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा सकती है और कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आ सकती है। तो आउटगोइंग फ्लक्स से जो बाहर जाने वाला फ्लक्स है उसको पॉजिटिव लेंगे और जो इनकमिंग फ्लक्स है उसको नेगेटिव लेंगे। तो बाहर जाने वाला फ्लक्स phi2 पॉजिटिव लेंगे, इनकमिंग फ्लक्स क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा? आउटगोइंग फ्लक्स प्लस इनकमिंग फ्लक्स, और इनकमिंग फ्लक्स क्या हो जाएगा? माइनस में, तो phi इक्वल टू phi2 माइनस phi1। फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोले तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। तो लेट अस सपोज 5 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जा रही है, 2 अंदर आ रही है, तो 5 पॉजिटिव और 2 अंदर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लेंगे? नेगेटिव। तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। और बहुत सी बार क्या करते हैं, बहुत सी बार क्या करते हैं, यूं बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? आउटगोइंग फ्लक्स माइनस इनकमिंग फ्लक्स। उस केस में phi2 अपन क्या लेंगे? 5, और phi1 भी क्या लेंगे? 2, क्योंकि वो माइनस यहाँ पहले से इंक्लूड कर लिया गया है। मेरी आदत यहाँ प्लस लिखने की और यहाँ माइनस लिखने की। आउटगोइंग फ्लक्स पॉजिटिव, इनकमिंग फ्लक्स नेगेटिव। तो जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा? आउटगोइंग फ्लक्स प्लस इनकमिंग फ्लक्स, और इनकमिंग फ्लक्स में माइनस होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। अब एक और बात देखना, phi इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर सिग्मा क्यू पॉजिटिव है तो सिग्मा क्यू पॉजिटिव है तो phi भी पॉजिटिव। इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा? आउटगोइंग होगा, और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस नेगेटिव है तो phi भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब नेट फ्लक्स क्या होगा? इनकमिंग। नेट फ्लक्स इनकमिंग होने का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अंदर आएगी और बाहर क्या होगी? कम जाएगी। तो चलिए आज इतना सा स्टडी करते हैं, फिर कल इलेक्ट्रिक फ्लक्स
और गाउस लोबर बेस थोड़े बहुत न्यूमेरिकल अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।